चलिए फिर हाँ शुरुआत करते हैं, ठीक है। और जैसे कि तुम लोगों को पता ना, हमारा पिछला चैप्टर समाप्त हो चुका है। पिछले वाले का नाम क्या था? सरलरेखा में गति, है ना। उसके कुल कितने लेक्चर हुए कुछ पता है आपको? 14 की 15? 14-15 के आसपास हो रखे टोटल क्लास उसकी, यदि आपको पता होगा ध्यान से, है ना। और चलिए अब अगला चैप्टर चलता है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, नंबर 3 है समतल में गति। क्या नाम है चैप्टर का? समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। ये तो आपके चैप्टर का नाम। और देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर ना बहुत अच्छा चैप्टर है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? एनसीईआरटी में। देखिए वास्तव में देखा तो इसमें 2 चैप्टर मिक्स कर दिए हैं। कितने? 2। लेकिन वास्तव में ये चैप्टर 2 है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या कर दिया इन्होंने, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो लेकिन हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो आप ये समझिए कि चैप्टर के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2, है ना। एक में है सदिश, एक में तो पढ़ेंगे आप सदिश मतलब वेक्टर के बारे में, और एक है जो मेन चैप्टर है समतल में गति, उसमें पढ़ेंगे आप प्रक्षेप्य गति। क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेप्य गति इसको आप बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो चैप्टर ये 2 है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, दोनों का एक बना रखा है। तो हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप ये समझिए कि हम इस चैप्टर के 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 में। पहला जो पार्ट है सदिश वाला, उसको अलग करते हैं, और जो प्रक्षेप्य गति वाला है उसको अलग करेंगे, ठीक है। नहीं बात, मतलब ये समतल में गति वाला, ठीक है, जो इसकी वेक्टर वाली गति होगी, है ना। और जब तक इस चैप्टर ये जो सेकंड पार्ट है ये तब तक समझ में नहीं आ सकता है जब तक आपको वेक्टर के बारे में जानकारी ना हो। समझिए नहीं बात को। तो वेक्टर भी पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर वो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं बात, किसके बारे में? सदिश विश्लेषण के बारे में। तो अगर आपको याद हो, जब हमने पहले चैप्टर करवाया था तो मैंने बताया था कि भैया ये जो आप दूरी, विस्थापन, इस टाइप से चीज़ें पढ़े हैं, इनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। क्या बोलते हैं इनको? बताई थी मैंने आपको ये बात, है ना। और मैंने शायद आपको पहचान बताई दी कि ये कौन सी सदिश होती है, कौन सी सदिश होती है। जिनमें वाह और बा आता है वे सदिश होती है, और जिनमें नहीं आता है वे अधिकांश अदिश होती है। आपको भाई याद होगा, है ना। अब यहाँ पर वही सदिश अदिश पढ़ने के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे अदिश राशियाँ। क्या हेडिंग डालेंगे हेडिंग? क्योंकि पहला जो पार्ट है ना हमारा, हम पहले वाले को करेंगे कंप्लीट। अदिश राशियाँ अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, है ना। भले ही शुरुआत में थोड़ा सा बोरियत लग सकता है, बोरियत इसलिए लग सकता है क्योंकि शुरुआत में ना कुछ डेफिनेशन समझाई जाएगी। डेफिनेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि बोरियत सी लगती है, क्योंकि लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन होती क्या है क्या नहीं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया होगा कि अदिश कौन सी राशि होती है? जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है ना। जैसे कि दूरी, है ना। बताता नहीं कि दूरी कहीं तक घूमोगे तो पूरी गिनती में आएगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा? अंतिम और लास्ट, है ना। उसमें क्या डायरेक्शन देखी जाती है, समझ गए। तो बस परिभाषा वही है, सिंपली आपको परिभाषा नहीं लिखनी है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रकट या निरूपित, कुछ भी लिख लो, है ना, जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण। बस हमें तो कितना चला बस ये बताओ, हमें ये नहीं पता कि उसने कहाँ से शुरू किया कहाँ पे खत्म है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो होती है दूरी, है ना। और दिशा किसमें होती है? विस्थापन में। उसमें ये भी देखा जाता है कि कहाँ से चला और कहाँ पर खत्म हुआ। पता है ना आपको, क्या था अभी हमने पहले आपको बताया था भी, है ना, कि एक सर्कल में यदि एक आदमी यहाँ से चला तो दूरी तो होगी उसकी पूरी कितनी? 2πr, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, अगर वो वहीं पर वापस आ जाता है, ठीक है ना। बता दी नहीं बातें हमने आपको, ठीक है। तो परिभाषा क्या लिखे बताओ? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, क्या कहलाती है? हमें अदिश राशियाँ कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। और परिमाण से क्या मतलब हुआ? देखो 2 शब्द है, एक परिमाण होता है, एक परिणाम होता है। दोनों का फर्क पता है ना? बता तो मैंने आपको फर्क, क्या फर्क होता है बताओ। ये देखो ये 2 शब्द है ना, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, परिणाम होता है
रिजल्ट, और परिमाण होते हैं नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नंबर आए हैं 374, कितने में आए हैं 500 में से, कितने में आए हैं 500 में, सपोज कर लीजिए, है ना। तो ये तो हुआ आपका परिमाण, क्या हुआ परिमाण। और आप पास है कि या फेल है, ये क्या है आपका परिणाम है। समझ गए बात को, समझिए ये फर्क है। परिमाण में खाली क्या देखे जाते हैं अंक, और इसमें देखा जाता है पास या फेल। समझ गए, क्लियर है, ये अंतर होता है, मैंने आपको पहले बता दी चीजें, ठीक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये एक बात थोड़ी सी हमने आपको दोहराई है कि क्या अंतर होता है दोनों में और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। देखिए परिभाषा लिखिए इसकी, देखो, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण, क्या लिखेंगे, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। किसकी भाई, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती है, क्या लिखेंगे, कहलाती है। एग्जाम्पल बताएंगे आप इसका, जैसे दूरी, कार्य, ताप, वैसे बहुत सारी, बस आदि कर दो, क्या कर दो इसको, आदि का मतलब क्या है, और भी बहुत सारी है ना। और जैसे कि मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि इनकी एक पहचान और है कि इनके नाम में व और बा नहीं आता है, पर ये जो ना सिर्फ 99% केस में सही है। कितने में है, 1% अपवाद भी है, जैसे कि घनत्व, क्या करेंगे, घनत्व में आ गया ना, लेकिन होती क्या है, वो अदिश होती है। कभी आप उसको सदिश समझो, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए अब देखिए नंबर 2, अगली जो हेडिंग है वो कौन सी है भाई, सदिश राशियां। कौन सी है भाई, सदिश राशियां, अंग्रेजी में बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बताओ, आप लोग लिख ही रहे हैं, बताओ क्या होगी डेफिनेशन। बस वे भौतिक राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए परिमाण व दिशा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ना, क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। देखो तो लिखिए, वे भौतिक राशियां, क्या लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रकट करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल जरूर बताएंगे, जैसे मैं आप, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि बल भी है, वेग भी है, बताओ और बताओ एक आधा, बस ये बताओगे, विस्थापन भी तो है, संवेग भी है, और भी बहुत सारी है, बस इतना बहुत है, बलाघूर्ण भी है, इतना काफी है। ठीक है, लिख लिया आपने इसको, हाँ भाई लिख लिया ना। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, ये हो गया ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जो अगला हेडिंग है वो है सदिश राशि का निरूपण। क्या है भाई, सदिश राशि का निरूपण, क्योंकि इसमें जो मेन पढ़ेंगे ना आप लोग, आप पढ़ेंगे सदिश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अदिश तो आप लोग जानते हैं कि अदिश होती क्या है, ठीक है, अदिश तो जानते हैं ना, क्या होती है अदिश, 1 2 3 4 5 सबके सब अदिश ही है, ठीक है, ABC वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि कैसे दर्शाते हैं, है ना। तो देखिए थोड़ी सी बात समझनी है, जैसे कि बिंदु A है, क्या है बिंदु, ये एक बिंदु B है, सपोज कर लीजिए,
और इनको एक रेखा मिलाने वाली है। क्या है रेखा? तो इनको मिलाने की इनकी लंबाई के अनुदिश, क्या भाई? इनकी लंबाई के अनुदिश। ये जो तीर का चिन्ह लगा है, ये किसका चिन्ह लगा है? तीर का। ये किसी भी सदिश राशि को दर्शाता है। क्या करता है? किसी भी सदिश राशि को दर्शाता है। और जब भी किसी सदिश राशि को दर्शाते हैं तो उसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये वेक्टर, ये जो तीर का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, इसको क्या पढ़ते हैं? ए सदिश हिंदी में होगा, लेकिन आपको कहीं भी ए सदिश पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही कोई बोलता है। हमेशा सब बोलते हैं ए वेक्टर। क्या बोलते हैं? ए वेक्टर। गलत बोलने का तरीका है, ठीक है। अगर कोई ए सदिश बोल रहा है, भले ही वो सही है, गलत नहीं है, वो हिंदी में बोल रहा है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आप कोई भी तैयारी कर लेना, कहीं भी इसको ए सदिश हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, हमेशा किसमें पढ़ते हैं? ए वेक्टर। क्लियर है? समझ गए बात को? ठीक है। और परिभाषा क्या होगी बताओ? क्या परिभाषा होगी बताओ? अभी जो मैंने कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसकी उस रेखा की लंबाई के अनुदिश। क्या लिखेंगे? उस रेखा की लंबाई के अनुदिश, तीर के अनुदिश, उसकी लंबाई के अनुदिश, तीर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तीर के द्वारा। जो भैया ये क्या हो गया? चलिए करते हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अपनी लंबाई के अनुदिश, तीर की दिशा में जिस राशि को प्रकट करती है वही क्या कहलाती है? एक सदिश राशि कहलाती है। क्लियर है? ठीक है। तो लिखिए, देखो, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अपनी लंबाई के अनुदिश। क्या लिखेंगे? लंबाई के अनुदिश जिस राशि को प्रकट करती है। क्या लिखेंगे? जिस राशि को प्रकट करती है। वह सदिश राशि का निरूपण कहलाती है। आप इस चीज को लिख सकते हैं कि वही सदिश राशि का क्या कहलाती है? निरूपण। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक चित्र बना देंगे। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये दर्शा दिया। जैसे दिखा देना ए बी, और ये जो ऊपर चिन्ह लगा ना, ये इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? ए बी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? ठीक है। और यहाँ पर यदि ये स्मॉल ए वेक्टर लिखा हो तो इसको बोल देंगे ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। क्या बोल देंगे इसको? ए वेक्टर। समझ के बात का? इसी प्रकार से आप और भी दिखा सकते हैं, जैसे कि दिखा दो P और Q, और यहाँ पर लिख दिया सपोज करो P वेक्टर। क्या लिख दिया? तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ? P Q वेक्टर बराबर P वेक्टर। क्लियर है? ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हुआ जी? ये होता है सदिश राशि को दर्शाना, कि सदिश राशि दर्शाई कैसे जाती है। ठीक है। जरा इसको नोट करो। हो गया नहीं? ठीक है। तो अब देखिए, अब जो आपके पास में अगला जो हेडिंग है वो है स्थिति सदिश। कौन सा भाई? स्थिति सदिश। ये 2-3 परिभाषाएं आपको इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? पोजीशन वेक्टर। इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि 2-4 आपके पास में परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं आपको जरूर पढ़नी है कि स्थिति सदिश क्या होता है, और भैया विस्थापन क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, अगला वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो स्थिति सदिश क्या होता है? देखो, बात ही आ रही है इसकी पोजीशन से। तो देखिए, सपोज कीजिए कोई भी बिंदु है, कोई भी क्या आपके बिंदु में बिंदु है, और ये होता है ओ। क्या होता है ओ को? आप लोग जानते हैं ना, मूल बिंदु। क्या होता है? तो मूल बिंदु से जो रेखा उस बिंदु को जोड़ेगी वही किसको बताएगी? स्थिति सदिश को दर्शाती है। ये परिभाषा होती है। यानी कि क्या परिभाषा है कि किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा। कौन सी रेखा? मूल बिंदु से
मिलाने वाली रेखा उसके स्थिति सदिश को दर्शाती है। बस यही परिभाषा, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या परिभाषा समझ गए? चाहे कोई भी बिंदु हो, समझ गए? तो क्या लिखेंगे, बोलो? किसी भी बिंदु को लिखिए, किसी भी बिंदु को मूल बिंदु, क्या लिखेंगे? मूल बिंदु से मिलाने, सही दिख रहा है ना? सही है। मिलाने वाली रेखा जिस सदिश को दर्शाती है, क्या लिखेंगे? जिस सदिश को दर्शाती है वह उसका स्थिति सदिश कहलाता है। कौन सा भाई? स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये दिखा दो आप, जैसे कि ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, समझ गए? तो ये हो गया, ये R वेक्टर, क्या लिख दिया हमने इसको? तो जैसे में आप दिखा देंगे OP वेक्टर के बराबर क्या है? R वेक्टर। ऐसे और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आप, ये O है, ये A है, और यहाँ पे लिख दो A वेक्टर, क्या लिख दो यहाँ पर? तो O A वेक्टर के बराबर क्या हो सकता है? A वेक्टर। OB के बराबर क्या हो सकता है? ऐसे ही B वेक्टर, समझ के बात को? OC के बराबर क्या हो सकता है? C वेक्टर, समझ के बात को? ऐसे ही और भी बहुत सारे चल जाएंगे। एक बात याद रखना जो मैंने बताई है कि बिंदु हमेशा कैपिटल में होते हैं, और जो जब ये सिंगल लिखे रहते हैं तो ये हमेशा स्मॉल लेटर होते हैं। किसमें होते हैं? स्मॉल में। ये गलती मत करना कि कभी इधर भी आप कैपिटल कर दो, इधर भी स्मॉल कर दो, ठीक है ना? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसको लिख लो आप, ठीक है? ये हो गया ना? चलिए अब अगला हेडिंग है विस्थापन सदिश। कौन सा भाई? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, और विस्थापन के बारे में आप लोगों ने ऐसी बात नहीं, कुछ पहले भी पढ़ रखा है। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा पहले तो? क्या होता था विस्थापन? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का कम से कम दूरी, है ना? यहाँ पर भी सेम वही है ना, कि अगर बाई चांस आपके पास में दो बिंदु है, क्या है? दो बिंदु है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन होता है, उन दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन होता है, तो उसे दर्शाने वाले सदिश को क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। बस ये परिभाषा है ना? तो लिखिए, देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन को दर्शाने वाले, क्या लिखेंगे? विस्थापन को दर्शाने वाले सदिश को क्या लिखेंगे? सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान दीजिए। इस तरीके से इसमें सीन दे रखा है वैसे, जैसे कि ये है O X Y, ये P है और ये Q है। अरे सीधी लाइन खींचो, ठीक है? ये P है और ये क्या है? Q है। ये सब बोझ कीजिए R1 वेक्टर है और ये क्या है? R2 वेक्टर है। विस्थापन ये वाला कौन सा है? PQ वाला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो देख क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देना चित्रानुसार, क्या लिख देना? चित्रानुसार। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों की दिशा तो सेम है और इसकी दिशा क्या है? विपरीत है ना? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले यहाँ देखो कि जो OP वेक्टर है इसका मान है R1, क्या है इसका मान? और जो OQ वेक्टर है इसका मान क्या है? R2 वेक्टर, क्या है इसका मान? R2 ही तो है, समझ गए, है ना? चलिए, तो इसलिए विस्थापन सदिश कौन सा भाई? तो जो विस्थापन सदिश होगा ना वो आपको ओ लोग लिख रहा है, क्या है वो? है PQ। क्या है वो? PQ वेक्टर। क्या है वो? PQ। और ये निकलेगा कैसे? बाद में कौन सा बिंदु है? Q है ना, शुरुआत में कौन सा है? O है, तो ये होता है OQ और माइनस का OP। क्या होता है? OQ माइनस का
जब दो बिंदु इस टाइप से लिखा हो ना तो दोनों के साथ में ओ लगता है, लेकिन जो बाद वाला वो शुरू में आता है, जो शुरू वाला है वो बाद में आता है माइनस करके। मतलब ये होता है V2 माइनस V1, एक प्रकार से आप सब ये समझो है ना कि 2 वाला पहले और 1 वाला बाद में, ऐसा होता है। ठीक है, होगा कैसे, इसके लिए एक नियम भी बना हुआ है जिसका नाम है सदिश योग नियम। क्या है वो, अगले इससे अगला ना टॉपिक ना हम वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसके अनुसार बोलो क्या होगा, ये R2 है और ये क्या हो जाएगा R1। ठीक है, R2 माइनस R1। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज कीजिए ए बी वेक्टर होता तो क्या होता बोलो, ओ बी माइनस ओ ए होता, नहीं ओ बी माइनस ओ ए। चलो अच्छा एक बताओ, अगर बाई चांस एम एन होता तो बोलो क्या होता, ओ एन माइनस ओ एम नहीं होता सही। ठीक है, ये दर्शाने का किसको तरीका है, विस्थापन सदिश को। किसको दर्शाने का तरीका भाई है, विस्थापन सदिश को। ठीक है, जरा इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए है ना, तो एक अगला नियम है देखिए जिसका नाम है, आगे वैसे बहुत सारी डेफिनेशन आएगी लेकिन पहले हम आपको एक नियम बता देते हैं। नाम है सदिश योग नियम। क्या नाम है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वेक्टर एडिशन रूल, या करके दूसरा नाम है इसका VAR, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको VAR, वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, तो ये नियम क्या है, नियम क्या है, देखो जैसे कि कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है। ठीक है, A है, B है और C है, और इसकी त्रिभुज की भुजाएं सदिश को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है भाई, सदिश को। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है, ये नियम ये है कि जब भी किसी त्रिभुज या बहुभुज, या चाहे तो कोई त्रिभुज हो या फिर बहुभुज, का मतलब क्या है, बहुभुज क्या होता है, तीन, जिसमें 3 से अधिक भुजाएं, 4 या 5 या 6 कितनी भी हो, है ना, समझिए बात को। तो क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमागत रूप से, किसके रूप से, क्रमागत मतलब क्रम के रूप में, क्रम के रूप से सदिशों को निरूपित करती है। किसको दर्शाती है, सदिशों को। तो उन सदिशों का योग, उन सदिशों का बीजगणितीय योग चक्र रूप में, कौन से रूप में, चक्र के रूप में कितना होता है, 0 होता है। ये नियम है। ठीक है, और जो अपोजिट होता है वो माइनस में होता है। कैसे, अभी देखो आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लो आप, हंड्रेड डाल लेना आपने। चलिए अब इसके बारे में हम आपको परिभाषा लिखवाते हैं। देखिए देखो, यदि किसी त्रिभुज, देखिए यदि किसी त्रिभुज या बहुभुज, क्या लिखेंगे आप, की भुजाएं, की भुजाएं क्रमागत रूप से, किस, कौन से रूप से भाई, क्रमागत रूप से अलग अलग सदिशों, क्या लिखेंगे, अलग अलग सदिशों को निरूपित करे तो उनका बीजगणितीय योग, क्या लिखेंगे, उनका बीज गणितीय योग शून्य होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे इसमें जैसे में। ठीक है, देखो सपोज कीजिए त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। ये क्या है, ये है, ये B है, ये C है। इसकी दिशा ऐसे है, इसकी ऐसे है और इसकी ऐसे है। ठीक है, चक्र ऐसे चल गया, चक्र कैसे चल गया, ऐसे कर गया। ठीक है, इसका मान कर लीजिए, सपोज कर लीजिए A वेक्टर है, इसका मान सोच क्या है, B वेक्टर है, और इसका मान क्या है, सपोज कीजिए C वेक्टर है ना। तो जैसे में हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सी है, A B C में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाई वेक्टर एडिशन रूल। क्या लिखा मैंने, VR का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो शुरुआत कहाँ से हुई, AB से, किससे हुई जी, और ये क्या है प्लस का BC, प्लस का कौन सा है CA, बराबर कितना आ जाएगा 0, कितना होगा बराबर, इसका मान कितना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0, तो तब होगा ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो मुझे तुम्हें काम की चीज़ सिखानी है वो क्या है ना। देखो अगर ये तो दिशा ऐसे चली है, अगर सपोज करो
ये लास्ट वाला ऐसे ना होके इसकी दिशा ऐसे होती तो तब क्या होता? नहीं होता जीरो तब भी, लेकिन तब क्या होता? ये सी ए ना होके ये क्या होता? ये ए सी होता। क्या होता? और जब हम सी ए को ए सी लिखेंगे तो क्या प्लस ही रहेगा? वेक्टर के नियम है, जब भी हम आपको अगला पढ़ाएंगे ना, इसके कुछ प्रकार बताएंगे। होता है नेगेटिव वेक्टर। कौन सा होता है? नेगेटिव। अगर हम सी ए को ए सी लिख देंगे तो सामने माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ये नियम होता है। ठीक है, हम समझाएंगे आपको कैसे। क्लियर है? तो जरा ये तो आपने बना लिया था ना पहले वाला, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा देखो, जैसे कि सब बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। चलो त्रिभुज बता देते हैं। पी है, क्यू है और आर है। ये है और ये है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नंबर 2, त्रिभुज कौन सी है वो? पी क्यू आर में, बाई किससे? वेक्टर एडिशन रूल। सीधा नियम तो क्या है भाई कि पी क्यू और प्लस क्यू आर और प्लस क्या है? आर पी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आर पी नहीं है, ये तो पी आर है। ये क्या है? तो जब ये इसको पी आर करेंगे, देखो ध्यान दो, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, और जब इसको पी आर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये समझ के बात को? ये किसका हो जाएगा? यानी कि जब इसमें शब्द आगे पीछे किए जाते हैं तो ये किस में चला जाता है? तुरंत ही माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा बताओ? तो ये पी आर वेक्टर बराबर, बोलो क्या होगा? पी क्यू वेक्टर और प्लस क्यू आर वेक्टर। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो विपरीत होता है, जो दोनों के क्या होता है? विपरीत, वो दोनों के बराबर होता है। दोनों क्या होता है? देखो पी आर वाला विपरीत है ना, और ये दोनों एक दिशा में है, तो ये अकल है इन दोनों के बराबर है। अच्छा, इसी का एग्जाम्पल इसमें बताओ एक, इसमें बोलो। चलो इसको कुछ अलग नाम बताओ। बी सी डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये सब जो ए है, ये बी है, और ये सब जो क्या है? आर है। तो हम ले लेते हैं नंबर 3 है, त्रिभुज कौन सा है? बी सी डी में। कौन सा मेरे? तो बोलो इसमें विपरीत कौन सा हुआ? बी डी हुआ ना। कौन सा विपरीत? बी डी है यार, ये क्योंकि ये तो सेम है ना दोनों दिशा। विपरीत कौन सा हुआ? बी डी वाला हुआ। कौन सा विपरीत हुआ? बाई वेक्टर एडिशन रूल। तो विपरीत कौन सा इसमें? बी डी। किस किस के बराबर होगा? बी सी और प्लस सी डी के। और बी डी की वैल्यू कितनी है? आर वेक्टर। इसकी वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपने इसमें भी देखा होगा कि जो अकेला मतलब जिसकी डायरेक्शन विपरीत है वो दोनों के योग के बराबर है। बताओ ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इसी के बेस पे जो ना एक समषटभुज का नियम भी आता है, लेकिन उसको ना हम पहले कई सारे प्रकार बताएंगे आपको, किनके कितने कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इतना ही करें, फिर और पढ़ाएं। चलो कोई बात नहीं, इस क्लास में इतना करवाते हैं ना, बाकी हम आपको कल बताएंगे इसके बारे में जो जो भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। थोड़ा सा मैंने लेट शुरू किया था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, ये लगभग आधे घंटे क्लास होगी आपकी। तो बाकी हम आपको इसके जो अगले प्रकार हैं, नियम हैं, जो जो भी है, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। लास्ट में आपको एक ही बात कहेंगे कि इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।